नो डाउट बात तो रशिया और चाइना के किरदार की हो ही रही है सर, साथ में नॉर्थ कोरिया के किरदार की भी बात हो रही है। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि शुमाली कोरिया भी रूस के जरिए ईरान को रॉकेट टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियत फराहम कर रहा है। आप इस बात को कैसे देखते हैं और क्या शुमाली कोरिया की मदद ईरान की दिफाई हिकमत अमली को वाकई बदल रही है? देखें, ये पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये हो सकता है, और यकीनन रशिया के थ्रू हो सकता है। और ये देखें कि ये तमाम ममालिक है, चाहे रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, एक ही उस पे हैं और इनके आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और यकीनन ये तीनों ममालिक जो है वो एंटी अमेरिकन भी है। तो देयरफॉर इन सारों की ख्वाहिश होगी कि अमेरिका को एम्बेरसमेंट हो, अमेरिका को में शिकस्त हो। एंड दैट्स वाई कि देखें कि हर मुमकिन मदद जंग से पहले की होगी। अभी ओपनली तो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन जंग से पहले जो 28 फरवरी से पहले के हालात हैं और उसमें वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा था जिस तरीके से यहाँ पे कार्गो जहाज आते रहे हैं तेहरान में, एल्सवेयर जो है रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, तो वो तो कहते हैं कि एक जहाज टनों के हिसाब से जो कार्गो लेके आ सकते थे, वो दो प्लेन्स वो यहाँ पे आके लैंड किए हैं। तो मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल असिस्टेंस फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज। और सर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की की भी कोई दिफाई डील होने को है। क्या पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे में कोई ऐसा पहलू हो सकता है जो इस खत्ते में ईरान के लिए एतमाद की फिजा पैदा करे? क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कोई ऐसा इस्लामिक दिफाई ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं जिसमें ईरान एतमाद करे और इसे फ्री तस्लीम करे? यहाँ लाइकली है। देखें, आफ्टर ये जंग जब कंक्लूड होती है तो आप देखेंगे ये विल सी रीसेट होगा, पूरी दुनिया में तब्दीलियां होंगी और खासतौर पर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे रीअलाइनमेंट्स होंगी। और उसमें लाइकली चांसेस है कि इंपॉर्टेंट ममालिक जो हैं, जो अपनी एक से अपने आप को मनवा सकते हैं फ्यूचर में, वो पाकिस्तान है, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है। और उसमें जब ईरान शामिल होगा, एक फॉर्मिडेबल किस्म के एक ये आप समझ ले अलायंस बन सकता है और एक वाज़ेह तौर पे दुश्मनों के लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज हो सकता है। तो दिस पॉसिबिलिटी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है, कन्वेंशनल फोर्स भी है। तुर्किया देखें कि ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस है और एक नेटो का मेंबर भी रहा है। इजिप्ट की भी बड़ी हिस्ट्री है वार के पॉइंट ऑफ व्यू से और खासतौर पर इसराइल के साथ जंगों में। फिर ईरान तो देखें कि बैटल हार्डन किस्म के लोग हैं। तो ये जब इनका अलायंस बनेगा तो मेरा ख्याल में लाइकली है कि चांसेस वी कैन नॉट रूल आउट पाकिस्तान इनको लीड भी कर सकता है। ठीक। और बरतानवी एजेंसी राउटर्स ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से एक फ्रेमवर्क दिया है। आपके ख्याल में एक आर्जी 45 रोज़ा सीज फायर में दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान के पास खोने और पाने के लिए क्या है? क्या ये जंगबंदी मुस्तकिल अमन की तरफ ले जा सकती है या ये सिर्फ फ्रीकैन के लिए दोबारा से अस्करी सफबंदी का एक मौका है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें ये समझना है कि जो राइटर ने स्टोरी कैरी की है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंफर्म करती है कि पाकिस्तान के सिंसियर एफर्ट्स जो है पीस के लिए, एक मीडिएटेड पीस चाहता है वेस्ट एशिया में, और एक चाहता है एक वायबल एक ऐसे इकदाम हो, पीस हो खिते के लिए। दैट इज वन थिंग पाकिस्तान चाहता है। और इसके बाद पाकिस्तान चाहता है सस्टेनेबल एग्रीएबल किस्म का एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिटवीन जितने भी फरीकैन हैं। और पाकिस्तान का सोल ऑब्जेक्टिव देखें, जो पाकिस्तान के एफर्ट से दुनिया सब पाकिस्तान ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद इसीलिए है। पाकिस्तान चाहता है कि पीस हो खिते में। तो फिर आप देखें कि फील्ड मार्शल के बारे में भी जिस तरह राइटर ने मेंशन किया है कि कल पूरी रात फील्ड मार्शल वाज इन कांटेक्ट विद जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के साथ। तो दैट इज द कंसर्न सेंसिटिविटी, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिट्रैक्टर्स भी हैं, स्पॉयलर्स भी हैं, और उसके बावजूद देखें कि पाकिस्तान सिंसियरिटी के साथ इन सब को लेके आगे लेके चलना चाह रहा है। और फिर इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें खिते में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के जो झंडे के तहत दे शुड रियली अराउंड पाकिस्तान के, क्योंकि इट इज ए हिस्टोरिक मोमेंट। आप देखा जाए कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने जा रहा है जो कोई और तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है। हिस्ट्री विल जज कि पाकिस्तान ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। चाहे देखें ये जाके पीस डील होती है या नहीं होती है,
लेकिन पाकिस्तान लेट द पीस प्रोसेस जिस तरीके से यहाँ पे कोशिशें हैं, तो मेरे ख्याल में जो एक्सीएस की आपने रेफर किया, देखें कि उन्होंने बात की है कि 45 डेज का उन्होंने बात की है, तो ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क राइटर ने भी यही खबर कोट की है कि एक फ्रेमवर्क है दैट हैज बीन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके बाद इनपुट लाइकली आएगी। होपफुली मेरा ख्याल में कोई हो सकता है कोई बातचीत होगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली सोल्यूशन तो निकालना है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमारात की फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भी फ़्लाइट ऑपरेशंस भी शदीद मुतासर हुए हैं और ईंधन के अखराजात भी बढ़ गए हैं। अस्करी लॉजिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो क्या एयर रूट्स की ये बंदिश खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों की सप्लाई लाइन को भी मुतासर कर सकती है? देखिए वो मुश्किल है, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन तो उन्होंने तो सामने से आना नहीं है, पीछे से आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी ये है कि जो मैक्सिमम अभी अटैक शुरू के हुए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अभी अटैक जो आ रहे हैं अब रिपोर्टेडली कुछ मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कुवैत की तरफ से बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं या जॉर्डन से हो रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इब्राहिम लिंकन, उसको यूज किया जा रहा है। और लॉजिस्टिक्स के लिए ओमान में इनका अपना एक सेटअप है। वैसे अमेरिका का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए वो था बेसिकली यूएसएस इब्राहिम लिंकन के लिए। बाकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए देखें कि कुवैत के अंदर भी फैसिलिटीज है, और इधर इनके जहाँ पे देखें ना आउट ऑफ 19 में 13 बेसिस फंक्शनल हैं, तो उसमें से हर बेसिस में लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पर, तो उनकी चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। देखें कोई भी जंग होती है तो उसके लिए तैयारी की जाती है, सब चीज़ें वर्कआउट होती है, और लॉजिस्टिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पर उन्होंने वर्किंग की होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कितने ये जंग तवील होती है। अगर ये बातचीत अगर उससे कोई आउटकम नहीं निकलता है तो उसके लिए फिर वो डिपेंड करेगा कि लॉजिस्टिक्स का क्या होगा आगे फ्यूचर। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ भारत का तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी दरअसल जेफरी एप्स्टीन जैसे एक आलमी मुजरिम के नेटवर्क के ज़ेरे असर बनी थी। आप इस बैनुल-अक़वामी गठजोड़ को कैसे देखते हैं? क्या आलमी खारजा पॉलिसियाँ अब इस तरह के खुफिया और गैर इखलाकी नेटवर्क्स के जरिए कंट्रोल हो रही हैं? देखिए पहले तो बात यह है कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के साथ जो बंदा वो आपको डिक्टेट करवा रहा है, डायरेक्ट करवा रहा है, तो उससे बड़ी चीज क्या शर्म की बात हो सकती है। जो जयशंकर साहब बैठ के बड़ी बातें करते थे, उनसे अभी ये सवाल पूछना चाहिए ना, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर वाज डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और आप देखें ऐसे चंद महीने पहले भी एक ऐसी बात हुई थी जिसपे जो पहले भी एक इंफॉर्मेशन लीक हुई जस्टिस डिपार्टमेंट ने, बल्कि उन्होंने जब पब्लिक की थी, उसमें भी जेफरी एप्स्टीन ने मोदी को कहा था कि आपने कुछ दांशास करके मोदी ट्रम्प को खुश कराना है। और अभी आप देखें कि इस पूरे में कि उसमें अनिल अंबानी इस डिपार्टमेंट जो उसमें उन्होंने कहा मैं कंड्यूट के तौर पर काम कर सकता हूँ बिटवीन यूएसए, जेफरी एप्स्टीन एंड इंडियन गवर्नमेंट। फिर जेफरी एप्स्टीन ने उनको मशवरा दिया, भाई आप इजराइल के साथ मैसिव कोई वेपन्स एंड इक्विपमेंट की डील करें। अकॉर्डिंगली $2 बिलियन की उन्होंने डील भी कर ली। और फिर उन्होंने उनको ये भी कहा हम आपको व्हाइट हाउस में आपको एक्सेस में भी दिलवाऊंगा। तो फिर देखें ना, अनिल अंबानी का अपना भी इंटरेस्ट था, उसके जो एसेट्स थे फ्रॉम $45 बिलियन से ड्रॉप होकर $1.7 बिलियन पे आए थे, तो वो भी कुछ अपनी रिकवरी करना चाह रहा था। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन वाज बेसिकली कंट्रोलिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज इंडियाज डिफेंस पॉलिसी, और वो बेसिकली करवा रहा था। आप क्या कर सकते हैं